Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field and in the commerce field. So that topic is related with the computer science and also with the commerce field, important aspect of the business intelligence techniques with the unit covered in these tutorials. With the first part is the data warehousing and another is the OLAP. After that we will discuss. So now we will discuss about the first part of the data warehousing, why data warehousing is also used into the business era and also in the information technology field of the computers. They both are collaborate on these days because the online platforms and the archive data, cloud data is very popular at every stage part of the either it's computer science, computer applications, information technology and the commerce field with the collaboration of information technology. So what is the data warehouse? Data warehouse is the type of a database management system that is designed to enable and support business intelligence activities that perform in the especially in the particular analytics, and the data warehouses are solely intended to perform simple type of queries and analyze your large amount of data with the previous historical data. So डेटा वेयर हाउसिंग की टेक्निक जो होती है ना बेसिकली कंस्ट्रक्शन होती है कि जब आप डेटा वेयर हाउस में कोई भी डेटा इंटीग्रेट कर रहे हो उसमें डिसीजन डाल रहे हो कि हमने अगर कोई अपना सामान रखना है इंटीग्रेट करना है तो पॉलिसी क्या रिव्यू में आनी चाहिए, वो सारा काम डेटा वेयर हाउसिंग का होता है जिसमें रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एनालिटिकल भी है, क्लीनिंग भी होती है, इंटीग्रेशन भी होती है, कंसोलिडेशन भी होती है। सारा काम कंप्लीट मीन्स कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक अप्रोच बनानी किसने है, एंटर किसने करनी है, मिडल वेयर कौन होगा, बॉटम वेयर कौन होगा, सब डिसाइडेड अप्रोच के साथ आपको चलना पड़ेगा क्योंकि डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। आपने जो बिजनेस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग टू सीखना है डिसीजन भी लोगे, आप क्लीनिंग का डिसीजन भी ले सकते हो, इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए, कंसोलिडेशन टीम वर्क भी होना चाहिए। So using data warehouse information, firstly we will discuss about that कि जो डिसीजन सपोर्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं डेटा वेयर हाउस में किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। So सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो है ट्यूनिंग प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। द ट्यूनिंग प्रोडक्शन स्ट्रेटजी इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी क्योंकि इसमें क्या है कि प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में आपको रिपोजिशन जो प्रोडक्ट्स में डालनी है या मैनेज करना है प्रोडक्ट्स को पोर्टफोलियोज में, कंपैरिजन करो सेल्स को क्वार्टरली और ईयरली। ये नहीं है कि प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है और आपने वेयर हाउस में साल भर का प्रोडक्ट बना के जो है डाल दिया डंप कर दिया, ऐसे नहीं। ट्यूनिंग करो कि क्वार्टरली थर्ड 3 मंथ्स के बाद कितना हमारा लग गया है, कितना मैन्युफैक्चर किया था, कितना डिपॉजिट हो चुका है, सारी चीज़ें। कस्टमर एनालिसिस जिन्होंने लिया है आपसे डेटा, देखो कि बाइंग प्रेफरेंस कितनी दे रहे हैं, कितनी बार उन्होंने वो रेपिटिशन टर्म में वो अगर कोई प्रोडक्ट आपसे बार बार ले रहे हैं तो कितने हैं, उनका रिव्यू कैसा चल रहा है, उनसे रिव्यू मांगो। डोंट फॉर द पैनिक ट्रीटमेंट कि आप उन्हें पैसे देके मत मांगो, ऑनेस्ट रिव्यू मांगोगे तो ट्यूनिंग प्रोडक्शन स्ट्रेटजी उतनी बेटर चलती जाएगी। ऑपरेशनल एनालिसिस में कस्टमर रिलेशनशिप का जो मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए कि जो बिजनेस एनालाइज करे वो हमें कभी भी गलत रिव्यू पे नहीं लेना। अगर वो आपको एक बैड रिव्यू देते हैं तो उनसे कांटेक्ट करके पूछिए कि उनका इशू क्या था। इफ इट इज रिलेटेड प्रोडक्ट विद द एनी डाइट तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी उस सारे की डाइट अलग हो सकती है, क्वांटिटी अलग हो सकती है, कोई इंग्रेडिएंट हो सकता है उन्हें ना सूट कर रहा हो तो उन्हें उनके अप्रोच से आप एक एनालाइज दोबारा करके भी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद बात आती है हेट्रोजीनियस डेटाबेस की जिसमें क्यूरी ड्रिवन भी है, अपडेट ड्रिवन अप्रोच भी होती है। और हेट्रोजीनियस में हम जो क्यूरी ड्रिवन में एंटर करते हैं तो उसमें डेटाबेस की अप्रोच जो होती है ट्रेडिशनल अप्रोच होती है कि जब आपने हेट्रोजीनियस डेटाबेस में एंटर करना है तो अप्रोच क्यों हमें रखनी पड़ रही है जो ट्रेडिशनल, उसका एक रीज़न है कि हेट्रोजीनियस जो वर्ड इसमें यूज़ किया गया है वही खुद ब खुद कह रहा है कि आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स और थिंग्स के साथ डील करना है। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स होंगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स होंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे,
उसके साथ डील करना है, तो सबसे पहले अप्रोच क्यूरी ड्रिवन में आती है, क्योंकि हर एक के अपनी अपनी क्यूरीज हो सकती हैं, मीडिएटर्स के अलग, जो ऊपर लेवल के लोग होते हैं उनके अलग, जो टीम बनी है उसमें ऊपर वालों की अलग, मिडल वालों की अलग, लास्ट वालों की अलग। प्रोसेस क्यूरी ड्रिवन अप्रोच कि जब क्यूरी इशू हो क्लाइंट साइड से तो मेटा डाटा डिक्शनरी में ट्रांसलेट करे क्यूरी को कि अप्रोप्रिएट है या नहीं। मेटा डाटा होता है डेटा अबाउट डेटा। मान लो कि आप एक क्वेश्चन पुट कर रहे हो रिगार्डिंग द डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस में टेक्निक्स हम देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइप की हैं। अगर आप वहाँ पे अपडेट ड्रिवन अप्रोच पूछ रहे थे तो वो एक उसका मेटा डाटा है, डेटा के अंडर डेटा, क्योंकि अभी हमने अप्रोच एक पढ़ी है, दूसरी पढ़ रहे हो, तीसरी अपडेट अप्रोच है, तो वो मेटा डेटा डिक्शनरी में जैसे डाटा स्टोर होता है फिर डेटाबेस में वैसे डेटा स्टोर होना चाहिए। उसमें स्टोर हो गया तो आप डेटा को मैप करके लोकल क्वेरी अप्रोच से प्रोसेसर में वो चीज़ डाल सकते हो। और मेटा कई बार होता है कि यूज़र क्लाइंट जो है आपको एक वर्ड दे देता है अपने हिसाब से, बट आपने वो वर्ड किसी और डेटा के अंडर पार्ट में जो है वो सेव करवाया हुआ है। तो डेटा डिक्शनरी की हेल्प से जब आप प्रोसेस करोगे क्वेरी डिपेंडेंट अप्रोच तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर हैंडलिंग हो जाएगी विद द लोकल क्वेरी प्रोसेसर, क्योंकि प्रोडक्ट जिसका है उन्होंने ही देखना है कि यूज़र पूछना क्या चाह रहा है। डिसएडवांटेज ये होती है कि कई बार डेटा फिल्टर नहीं होता किसी से, फ्रिक्वेंट क्यूरीज आप हैंडल नहीं कर सकते, आप एग्रीगेशन में एंटर कर जाते हो। एग्रीगेशन का पार्ट ही ऐसा होता है कि जो क्यूरी ड्रिवन अप्रोच है वो इनसाइड से आती है, मीन्स मेटा डेटा से आती है। तो मेटा डेटा कई बार हर कोई बिजनेस इंटेलिजेंसी में हैंडल नहीं कर सकता। दिस इज द डिसएडवांटेज। अपडेट ड्रिवन अप्रोच क्या है कि आजकल के जो वेयर हाउस है उसमें अपडेट ड्रिवन अप्रोच लगती है कि डेटा को कॉपी कर लो, प्रोसेस कर लो, एनोटेटेड कर लो, समराइज करके रखो, रिस्ट्रक्टेड करते जाओ, सिमेंटिक करो, सेम वालों को अलग कर दो, डिफरेंट काइंड वालों को अलग कर दो, सेम सेम जो मतलब आपके कुछ यूजर्स होंगे जो बार बार उस डेटा को लेते जा रहे हैं उन यूजर्स को अलग कैटेगरी में डालो। जो उन्हीं प्रोडक्ट में अगर आपने 5 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे सबको ले रहे हैं उनको अलग डालो। कोई हो सकता है कि उन 5 में से कोई 2 प्रोडक्ट जो है वो बार बार रिपीट कर रहा हो, उनको अलग डालो। अपडेट अप्रोच ये कहती है कि एनालाइज करो क्यूरी को अकॉर्डिंग टू द सेमेंटिक वे, अकॉर्डिंग टू द हेट्रोजेनियस वेज। फंक्शंस अगर हम डेटा वेयर हाउस के टूल्स और यूटिलिटीज की बात करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन है डेटा एक्सट्रैक्शन, कि जो डेटा लेना है हमने मल्टीपल सोर्सेज से लेना है, नॉट फॉर द ऑनलाइन सोर्सेज। अगर आप किसी मॉल में जाके भी अपना पार्ट डिस्प्ले में लेके आ रहे हो कि आप प्रोडक्ट किसी को टेस्ट करवा रहे हो कुछ, वहाँ से भी डेटा आपका फैच हो रहा है तो एक्सट्रैक्ट करो अलग अलग जगह से। क्लीनिंग का जो डेटा होता है, करेक्टिंग एरर्स इन डेटा, मतलब अगर कोई आपने डेटा इंग्रेडिएंट वहाँ पे क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल कि आपने बोल दिया 5 मिली है तो 5 मिली से अगर ज़्यादा टेस्टिंग फेज में आ गया तो आपका वेयर हाउस फॉर्मेट लीगेसी में आ भी सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ये इश्यूज आ सकते हैं। डेटा लोडिंग में आप जब डेटा लोड करो वहाँ डेटा डालो, पार्टीशंस होनी चाहिए। अगर डिसॉल्व डेटा है, नॉट डिसॉल्व डेटा है तो अलग अलग कैटेगरीज होनी चाहिए, किसको कितने पार्ट में हमने रखना है ताकि अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर उसका सर्वाइवल एरिया निकल सके। और डेटा सोर्सेज वेयर हाउसेज में रिफ्रेश ऑटोमेटिकली होते जाने चाहिए। ये नहीं है कि 1 साल का डेटा आपने बना के डंप कर दिया, वो यूज़ ही नहीं हुआ और आप उसको आगे दूसरे साल में एंटर करवा रहे हो। नो, रिफ्रेशिंग डेटा जितना बेटर होगा क्वालिटी उतनी ज़्यादा मैटर करेगी। अब बात करते हैं मेटा डेटा की, क्योंकि मेटा डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेटा अबाउट डेटा की फिगराइजेशन में। अगर हम ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट की बात करें तो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट ही इतनी सारी कैटेगरी के आते हैं और उस कैटेगरी में ही मेटा डाटा इतना है कि यूज़र क्या लेना चाह रहा है, बैरली लेना चाह रहा है, रागी लेना चाह रहा है, क्या लेना चाह रहा है। नो, मिलेट्स की बात करोगे तो मिलेट्स में भी इतने प्रोडक्ट्स आते हैं कि यूज़र क्या लेना चाह रहा है नहीं पता। मोबाइल की बात करोगे तो फ़ोन की अगर वो बात करते हैं कि 4G फ़ोन की बात करो, 4G फ़ोन्स में कितनी सारी कैटेगरीज हैं, यूज़र क्या लेना चाह रहा है नोबडी। स्मार्ट वॉच की बात कर लो, क्या लेना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस। अगर आपने मेटा डेटा डाला होगा उसमें फिगराइजेशन की होगी कि इफ़ इट इज़ द स्मार्ट वॉच, आप उसमें हार्ट बीट भी इंक्लूड कर सकते हो, आप उसमें बीपी कंट्रोल वाला भी इंक्लूड कर सकते हो। तो मल्टीपल तरह का डेटा भी जब आप इंक्लूड करोगे तो उसको आप आइडेंटिफाई करके दोगे कि मेटा डेटा में रोड मैप चीज़ें होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, मतलब सिंगल सिंगल वर्ड भी अगर वो सर्च करते हैं कि इसमें बीपी का कंट्रोलिंग फिगर है, बीपी डिजिटल स्मार्ट वॉच के आगे लिख देते हैं बीपी कंट्रोलिंग फिगर है, तो आपका छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी आपने एपीआई के थ्रू
डालने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो वो मेटाडेटा में आते जाएंगे। फ़ायदा बहुत होता है इसकी रिपोजिटरी का, क्योंकि ये इंटेग्रल पार्ट है एक डेटा वेयर हाउस सिस्टम को बनाने का। तो बिजनेस मेटाडेटा जो होता है, ऑनरशिप इन्फॉर्मेशन उसमें पूरी होनी चाहिए। ऑपरेशनल मेटाडेटा जो होता है उसमें किस तरह की करेंसी यूज़ करवा रहे हो आप रुपीज़ यूज़ करवा रहे हो, आप डॉलर यूज़ करवा रहे हो, आप येन यूज़ करवा रहे हो, वॉट एवर इट इज़, वो आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, वो रिवील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्ट इंटरनेशनली बेचते हो तो डेफिनेटली हर तरह की करेंसी के साथ डील करना आपके डाटा वेयर हाउस का काम होगा। थर्ड है डेटा फॉर मैपिंग फ्रॉम द ऑपरेशनल एनवायरनमेंट टू डेटा वेयर हाउस। डेटा का एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है, पार्टीशन है, क्लीनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रूलिंग है, वो भी मेटा डेटा में हो सकती है। जैसे हमने स्मार्ट वॉच की बात की है, मिलेट्स की बात की है, मिलेट्स की कैटेगरी है तो उसमें पार्टीशन बनाओ ना, कौन सा मिलेट किस पार्टीशन में हैंडल करेगा, ताकि आपको चीज़ें जल्दी मिलती जाए। एल्गोरिथम्स है हमारे पास समराइजेशन में, ग्रैनुलैरिटी के, एग्रीगेशन के एंड समराइज के, जिसमें हम डेटा क्यूब में भी डेटा डाल सकते हैं कि अगर क्यूब्स बना रहे हो तो मल्टीपल डायमेंशंस क्यूब बन सकती हैं, जिसमें ट्रैक ऑफ सेल्स रिकॉर्ड्स क्या है, सेल्स का आपका डेटा कितना है, आपका उसके अंदर टाइम कितना लग रहा है, ये खुद ही चेक करो कि टाइम कितना ले रहे हो, ब्रांच कितनी है आपके डाटा वेयर हाउस की, लोकेशन क्या है, बेटर है कि नहीं, कितने सोल्ड हो गए हैं, कितने सोल्ड नहीं हुए, आइटम की डायमेंशंस टेबल वाइज अगर दोगे तो डेफिनेटली आपके क्लाउड पे डेटा उतनी बेटर। मान लो कि एक हम सेल्स डेटा की बात करते हैं जो रिव्यू में हम डालने लगे अभी, दैट इज़ द 2D व्यू। 2D में क्या है कि टाइम क्वार्टरली हमने दिया हुआ है, वन जो है Q1, Q2, Q3, Q4, आइटम्स है यहाँ पे, एंटरटेनमेंट, कीबोर्ड है, मोबाइल है और लॉक्स है, और लोकेशन है न्यू दिल्ली वेयर हाउस की। Q1 में एंटरटेनमेंट में 500 आइटम्स गई थी, Q2 में 769 गई, Q3 में 987 हो गई, Q4 में 666 हो गई। अब देखो क्यूब कितनी हेल्प कर रही है, जो आपको क्वार्टरली पता लग रहा है। मान लो कि आपने 3 मंथ्स का क्वार्टर रखा है तो 3 4 का 12 मीन्स 12 मंथ्स कंप्लीट हो गए विद इन ईयर। आपका एक क्वार्टर फिगर आपको मिल गई, कीबोर्ड की अलग, मोबाइल की अलग, लॉक्स की अलग, हर चीज़ की कि कितनी डेटा में जा रहा है। और अगर इसी डेटा को हम 2D की बजाय 3D में डाल देते हैं तो 3D में क्या होगा कि हमने लोकेशन मल्टीपल देखनी है कि अगर कहीं और भी हमारी यही वाली आइटम पड़ी हुई है। मान लो अब हम ऊपर वाली बात में बात कर रहे हैं कि 4 आइटम्स हैं दिल्ली में, एंटरटेनमेंट वाली, कीबोर्ड और मोबाइल और लॉक्स। अब जब दिल्ली की बात हो रही है और बाकी कंट्री में सिटीज़ की बात हो रही है, गुड़गांव या मुंबई की, तो 3D व्यू क्या कर रहा है कि गुड़गांव मुंबई को जब हम देख रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा मेटा डेटा के अकॉर्डिंग टू कि क्या एंटरटेनमेंट, कीबोर्ड, मोबाइल, लॉक्स चारों उनके पास है। देखो लॉक्स उनके पास है नहीं तो मेटा डेटा ने क्या फिल्टर करके दिया आपको कि माउस, मोबाइल और उनके पास जो फिगर बचती है वो मॉडम है जो आपका मैच कर सकता है, क्योंकि मॉडम आपके पास भी थे, आपने पहले 2D में दिखाए नहीं है। मॉडम अगर है तो तीनों के पास है, तो तीनों का डेटा अब 3D व्यू में आ गया। क्वार्टरली हमें डेटा भी मिल गया कि कितना डेटा सबके पास है, क्यूब में डिवाइड भी हो गया और 3D व्यू में हमारी हेल्प भी हो गई, और मेटा डेटा का रिपोजिटरी सिस्टम भी आपको। जब डेटा वाइज को हम ऑटोमेटिकली उस पीरियड में डालेंगे तो ये इनसाइट करता है हमारे क्वार्टर पीरियड्स को कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या है, वीक्स में कितना काम हो रहा है, मंथ में कितना और ईयर में कितना। जब आप इसका डेटाबेस बनाओगे तो डेफिनेटली ये डेटा वेयर हाउस है। देखिए सेंटर फॉरवर्ड होगा हमारा ये डेटा वेयर हाउस, ये उसकी अलग अलग लोकेशन 1 2 3 4 5 लोकेशंस का क्वार्टरली डेटा उठा लो, या उसको डेटा मार्ट्स में जब आपने कंसाइज करना है तो इनसाइड डेटा आएगा। मान लो कि पीछे हमने देखा मॉडम्स हैं या आपके मोबाइल्स हैं, कोई भी पार्ट है तो ये क्या हैंडल करेगा, मोबाइल्स की सारी कैटेगरी को अलग कर देगा, चाहे जितनी भी मर्जी लोकेशन से आ रही है, इधर मुंबई से आए, न्यू दिल्ली से आए या गुड़गांव से आए, तीनों के क्वार्टरली डिसीजन को दिखाएगा कि अगर हमारा ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उसके कितनी वाइड एरिया जा रहा है और वो कितना जा रहा है। बेसिकली डिफरेंस यही है, डेटा वेयर हाउस है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को हैंडल करने के लिए फिगराइजेशन, और डाटा मार्ट है स्मॉल साइजेस को एंटरटेन करने के लिए कि आप जहाँ पे आपका ब्रांच है, जो मेजर ब्रांच है उसमें आप अलग से भी एक डेटा रेफर करके रख सकते हो कि अगर हमारे विद इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स इतने सेल हो रहे हैं अलग अलग जगह से, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इन साइड बिजनेस में
सबसे ज़्यादा डील कर रहा है, ताकि आप उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कभी ना करो। तो इनसाइड डेटा आपको आ जाएगा। इन्हीं में से डाटा मेट आपकी हेल्प भी करेगा कि वो प्रोडक्ट भी निकलेगा जो सबसे कम आपका सेल हो रहा है। तो वो डेटा भी आपको मिल गया इसकी हेल्प से। इसलिए लाइट इन साइज जो होता है इसका स्मॉल इन साइज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्चुअल वेयर हाउस की। वर्चुअल वेयर हाउस होते हैं जिसमें एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट होता है डेटाबेस में। डेटाबेस में अगर सिमुलेटेड इन्वायरमेंट भी आपको एनहांस करवाना है तो वो कैसे करवाना होता है? ऑपरेशनल डेटा वेयर हाउस होता है एक वर्चुअल वेयर हाउस जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं बिजनेस इवॉल्व्स की तरह से, जिसमें कि उसको सिर्फ एक स्टैटिक डेटा होता है उसके पास, उसके ऊपर वो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके देखता है, एनालाइज करता है कि अगर मैं ये क्वालिटी अप्रोच डालूंगा तो क्या इस कैटेगरी के यूज़र मेरा डेटा लेंगे, तो क्या उस तरह का कोई भी इन्वायरमेंट बनाना है जो यूज़र की कैटेगरी में भी एंटर नहीं होगा। आपका वर्चुअल वेयर हाउस का एक आर्किटेक्चर बन जाएगा। डिलीवरी मेथड में जो हम अपॉइंटमेंट करेंगे, अब की जो डिलीवरी प्रोसेस चलना है उसमें स्ट्रेटजी क्या चलनी चाहिए। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजी से चलते हैं तो वो कहती है कि एजुकेशन अलग, टेक्निकल जो एजुकेशन है तो उसका बिजनेस केस एनालिसिस बनाओ, और टेक्निकल ब्लूप्रिंट है तो उसके बिजनेस केस एनालिसिस भी होने चाहिए। वर्जन कोई बना रहे हो, कोई हिस्ट्री लोड कर रहे हो, कोई एडहॉक क्वेरीज हैं जो छोटी छोटी क्वेरीज हैं, कोई ऑटोमेशन है कि प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता है, तो रिक्वायरमेंट्स एवोल्यूशन होनी चाहिए और एक्सटेंडेड स्कोप भी होना चाहिए उसका कि आपको ये परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी इन द डिलीवरी मेथड, कि बिजनेस केस एनालिसिस में यूज़र को एनालिसिस करके दिखाओ कि आपका क्यों ये प्रोडक्ट वो ले, या उसको क्या बेनिफिट होगा, क्या अप्रोच होगी। टेक्निकली ब्लूप्रिंट जो उसे आप दे रहे हो कि आपने अगर वो कोई रोबोटिक साइंस से रिलेटेड है, कोई डेटा पहले चलाया हुआ है, तो उसको टेक्निकली रिव्यू दो किसी पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट करके कि क्या वो रिव्यू उसके लिए बेटर हो सकते हैं। बिजनेस केस एनालिसिस में भी ये टर्म्स आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आईटी की स्ट्रेटजी ही बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पे भी चल रही है कि आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। आईटी स्ट्रेटजी में अब हमने ये चीज़ें देखी हैं कि बिजनेस प्रोसेस ग्रोथ में जाएगा, बेनिफिट्स होंगे उसके। बिजनेस केस में हम डिराइव करेंगे डेटा वेयर हाउस से क्वान्टिफाइबली कि कितना डेटा उसके प्रोजेक्ट में बेनिफिट्स में जा रहा है, कितनी डिलीवरी प्रोसेस हो रही है, कितनी क्रेडिबिलिटी हो रही है। एजुकेशन और प्रोटोटाइप हमें ये कह रही है कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा आप सोल्यूशंस में लेके दे सकते हो। कोई एक्टिविटी ऐसी ना परफॉर्म करना जो नॉन क्रिटिकल हो, और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टू जब आप रिपोजिटरी से डिलीवरी की तरफ चाहोगे तो बिजनेस रिक्वायरमेंट जो लेंगी वो बिजनेस रूल के अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए, डेटा वेयर के हाउस के अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए। आपका डेटा बिल्कुल सोर्स सिस्टम से करेक्ट उठाया गया हो। टेक्निकल ब्लूप्रिंट की अगर बात करते हैं तो टेक्निकल ब्लूप्रिंट जो होता है वो ओवरऑल सिस्टम का एक आर्किटेक्चर होता है। रिटेंशन पॉलिसी अगर कुछ आपने रिवील नहीं करना, बैकअप और रिकवरी स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका बैकअप भी ज़रूर रखोगे। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा आ जाती है तो आप बैकअप उसका उठा के कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सको। रॉ मटेरियल हमेशा होगा तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग में एज सुन एज पॉसिबल भी आ जाएगा। वर्जन अगर इसके बिल्ड करने हैं तो डिलीवरेबल प्रोड्यूस्ड भी है हमारे पास, जिसमें हिस्ट्री है उसकी कि हिस्ट्री में जो डेटा वेयर हाउस होते थे पुराने वाले, तो उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि किस तरह से होते हैं। रिटेल सेल एनालिसिस का एक डेटा वेयर हाउस है जो 2 मंथ के लिए वर्थ ऑफ हिस्ट्री में एंटर कर रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन हम उसको अलाउ कर रहे हैं जो यूज़र एनालाइज कर रहे हैं, जैसे रिसेंट ट्रेंड्स में क्या चीज़ आ रही है, शॉर्ट टर्म इशू में क्या चीज़ आ रही है। तो उसके लिए भी आपको लास्ट 2 ईयर्स की जो सेल्स हिस्ट्री चल रही है हमारी, वो सेल्स हिस्ट्री है लोडेड फ्रॉम द अर्काइव। अर्काइव होता है कि जो डेटा आपका बिक चुका है, जो सेल्स आपकी हो चुकी है, 3 मंथ्स मान लो कि ईयर के निकल गए हैं, उसमें क्वार्टरली डेटा आपने उठा लिया है, तो उसको आप आर्काइव में डालो, मेजर डेटाबेस में सामने मत रखो। तो क्यूरीज इम्प्लीमेंट आपको डेफिनेटली, आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर सीखोगे कॉमर्स का तो उसमें आपकी हैंडलिंग हो सकती है, और अगर कंप्यूटर्स का सिस्टम सीखोगे तो इसमें भी डेटाबेस में फिल्टरिंग क्यूरीज चलती रहती है। एडहॉक क्यूरीज होती हैं जो यूज़र के डेटा वेयर हाउस के ऑपरेशन के ऊपर परफॉर्म की जाए। रेकमेंड हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टूल्स यूज़ हो रहे हैं ऑटोमेशन में, कि आप वहाँ से ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हो, एनालाइजिंग में मॉनिटरिंग कर रहे हो, उसकी बार बार एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डेटा अलग अलग जगह के ऊपर, आप रीस्टोर कर रहे हो डेटा उसी जगह के ऊपर, या पुराना कहीं आपने रॉ मटेरियल रखा हुआ है वहाँ से लेके आ रहे हो, तो ऐसी ऑटोमेशन में टेक्निक्स जा सकती हैं।
सो ये हमारा एक डेटा वेयर हाउस का विद द डेटा मार्ट एंड द फंक्शनैलिटी फेस हो चुका है. And if you have any type of query, kindly comment into the comment box. Reply will be given definitely within the 24 hours to all of you, and don't be hesitate to ask any type of query if you have any kind of question in your mind. Hope so that tutorial is very helpful for the commerce students and for the computer science students for preparation in future for the MBA also. So the next tutorial definitely upload by tomorrow, very soon. Till then, take care. Thank you. God bless you.